वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज, क्योंकि हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज। बेसिकली हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग बहुत वाइड एक स्कोप चला जाता है कि हिंदू मैरिज में कौन कौन आती है, कितने टाइप की मैरिजेस आती हैं। क्योंकि अगर आप चले जाओ थोड़े एंशियंट में बिफोर 1955 तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस होती है। बट आज का जो हमारी वीडियो है वो सीधा कंसंट्रेट करती है ओनली हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे। तो उसी पे हमने फोकस करके किया है। एक सेपरेट वीडियो है जो हिंदू मैरिजेस के बारे में बताती है, कितनी टाइप की हुआ करती थी, उसकी हिस्ट्री बताती है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। दूसरी बात, हिंदू मैरिज एक सेक्रामेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड करी है। क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है कि सेक्रामेंट है। आंसर तो सेक्रामेंट है, लेकिन वो क्यों है ये आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है हिंदू मैरिज को लेके, वो बात करती है उन कंडीशंस की जो सेक्शन 5 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अगर आप 1955 से पहले चले जाओ तो कोई कोडिफिकेशन नहीं था। अब जब कोडिफाई हो गया तो इन्होंने हिंदू मैरिज की जो कंडीशंस हैं उन्हें भी कोडिफाई कर दिया। अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, दो हिंदूज के बीच में सोलमनाइज्ड होगी। फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। यहाँ जो वर्ड सोलमनाइज का है उसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना, सेरेमनीज फॉलो करना। एक सेरेमनीज को फॉलो करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं मैरिजेस को लेके। प्लस बिटवीन टू हिंदूज, टू हिंदूज का मतलब है यहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत नैरो एक जुरिडिक्शन दे देता है कि हस्बैंड एंड वाइफ और मेल और फीमेल हिंदू होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब हिंदू कैसे हो सकते हैं? कन्वर्टेड हो सकते हैं, रिकन्वर्टेड हो सकते हैं, बच्चे ब्रॉट अप हुए हों, लेजिटिमेट एलिमेंट, ये इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। द ओनली थिंग इज कि वो दो हिंदू होने चाहिए एट द टाइम द मैरिज इज सोलमनाइज्ड। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब मैरिज हो रही हो तो दोनों में से किसी का भी स्पाउस लिविंग ना हो। इसका मतलब वो स्पाउस लिविंग का मतलब ये है कि जब सपोज करो ये हस्बैंड है, उसकी कोई वाइफ ना हो। क्या ये वाइफ है तो उसका कोई हस्बैंड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मैरिज सोलमनाइज नहीं होगी। तो ये बाइगैमी को ख़त्म करती है। ये बात करती है मोनोगैमी की। मोनोगैमी अब अराइज होता है कि वाइफ और हस्बैंड लिविंग, अब डाइवोर्स हो जाए तो वो बिल्कुल उस टाइम भी डाइवोर्स है, मैरिज उसकी ऑलरेडी डिसॉल्व है तो वो अनमैरिड कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये मोनोगैमी की बात करती है। अगर आप 1955 से पहले की हिस्ट्री उठाओ तो यहाँ पे मोनोगैमी नहीं होके बाइगैमी, इवन एनॉर्मस गैमी होती थी, इसमें कोई लिमिट ही नहीं थी। अब 1955 के बाद उन्होंने मोनोगैमी कर दी कि सिर्फ एक ही वाइफ होगी और एक ही हस्बैंड होगा। तो नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग, दोनों में से किसी का कोई और स्पाउस ना हो, वो पहले से शादीशुदा ना हो। एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, दोनों में से कोई भी, दोनों पे ये अप्लाई हो रही हैं जो कंडीशंस हो रही हैं। इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसर्न टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये ना हो कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और उसकी कंसर्न वैलिड नहीं दे पाता हो, ये उसकी कंडीशन है। तो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसर्न हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind or such an extent that unfit for marriage or procreation of child. अब जैसे in every religion procreation of child is the essential condition of a marriage. हिंदू मैरिज के लिए procreation of child बहुत होना ज़रूरी है। हिंदू मैरिज हो, मुस्लिम मैरिज हो, क्रिश्चियन मैरिज हो, उसको लेजिटिमाइटी तो करते हैं वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए। या मैरिज के लिए अनफिट हो, फिजिकली अनफिट हो, वो सेक्सुअली अनफिट हो, मेंटली अनफिट हो, तो किसी भी तरीके से वो उसने वैलिड कंसेंट तो दे दी लेकिन वो मैरिज के लिए अनफिट हो गया या प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए वो अनफिट हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हैज़ बिन सब्जेक्ट टू अटैक ऑफ इंसैनिटी, उसको इंसैनिटी के अटैक्स नहीं आने चाहिए। ये जो तीनों ग्राउंड्स हैं ना, इंसैनिटी के अटैक, मेंटल डिसऑर्डर, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसमें क्या होता है, इनको रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे इसेंशियल पर्पस ये था कि दूसरा जो पार्टी है, जैसे वाइफ हो गई या हस्बैंड जो हो गया, ये जो फिट लोग हैं जिनकी डेंजर ना हो लाइफ के लिए, डेंजर क्रिएट ना हो जाए या डेंजर सिचुएशन ना हो जाए लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, लिम के लिए, किसी भी सिचुएशन में। अब आप किसी पागल के सही आदमी से शादी करा दो तो वो वैलिड कैसे हो जाएगी, कैसे वो उसको रख लेगा या रख लेगी, तो इस तरीके से डेंजर क्रिएट हो जाएगा लाइफ को, हेल्थ को। तो ये तीनों ग्राउंड उस पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड 3 है जो बात करता है
जो बात करता है कि द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। ब्राइड ग्रूम का मतलब है जो ग्रूम है, ठीक है, ग्रूम जो है वो 21 साल का होना चाहिए और ब्राइड जो है वो कम से कम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है उस एक्ट पे जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को रिलेट करती है। तो इसमें ये कंडीशन आ गई कि ब्राइड ग्रूम 21 साल का होना चाहिए और ब्राइड 18 ईयर्स से। इससे चाइल्ड मैरिज पे एक रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी और इसको परमिट ही नहीं किया। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप unless the custom or usage governing each of them permit of a marriage between the two। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे है जो बात करता है कि जो लीनियर एसेंडेंस है, मतलब बच्चे, बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रंस के बच्चे, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, तो इन लोगों के साथ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई भी पार्टी फॉल ना करते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जैसे अंकल और नीस ना हो, ठीक है, इस तरीके से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ना हो। लेकिन अगर ऐसी कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, तो वो एक्सक्यूजेबल है। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम कस्टम और यूसेज पे जब आप हमारी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया कस्टम और यूसेजेस अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो अब एक केस आया था बल्लू स्वामी रेड्डियारा वर्सेस बालकृष्णा 1957 मद्रास हाई कोर्ट। इसमें ग्रैंडफादर वांट्स टू गेट मैरिड हिज ग्रैंड डॉटर, तो ये तो ऑलरेडी इमोरल हो गया है ना, अनरीजनेबल हो गया। तो इसमें कोर्ट ने अलाउ नहीं किया कि ऐसी कोई कस्टम अगर है भी ना तो वो कस्टम नहीं मानी जाएगी, वो स्टिल फॉल अंडर प्रोहिबिटेड डिग्री में ही फॉल हो गया। लास्ट ग्राउंड है इसका, द पार्टीज आर नॉट स्पाइंडर टू ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। ना ही वो स्पाइंडर रिलेशनशिप में होने चाहिए जब तक कि वहाँ के कस्टम या यूसेजेस फॉल ना हो। देखो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। अब जैसे कि मैं हूँ तो मेरे जो यहाँ एसेंडेंट्स होंगे उनके साथ जो मेरी रिलेशनशिप होगी वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी, और जो मेरे डिसेंडेंट्स हैं जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग जो होंगे इनके साथ मेरे स्पाइंडर रिलेशनशिप होंगे। स्पाइंडर रिलेशनशिप में अगर फादर हैं तो फादर की 5 जनरेशन और अगर मदर हैं तो मदर की 3 जनरेशन स्पाइंडर रिलेशनशिप में फॉल करेंगी, और यहाँ की तो सारी, ठीक है, इनके बाद वाले तो ये मेरे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो इनके साथ भी मैरिज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन ये निकला, अगर एक हिंदू मैरिज को सोलमनाइज करानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हिंदूज होनी चाहिए पार्टीज, ठीक है। दूसरा वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। वैलिड कंसेंट के यहाँ पे 3 ग्राउंड दिए थे, अनसाउंड नहीं होने चाहिए, इंसैनिटी नहीं आने के, अटैक नहीं आने चाहिए, और मेंटल डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। बाईगैमी होनी चाहिए, बाईगैमी नहीं होगी, अलाउ नहीं है, मोनोगैमी अलाउ है, तो आपके स्पाउस जो है वो उस टाइम नहीं होने चाहिए। स्पाइंडर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं अगर ये सब चीज़ें फुलफिल हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और ब्राइड ग्रूम की एज जो है वो 21 कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही हिंदू मैरिज में वो मैरिज सोलमनाइज्ड होगी। थैंक यू।